करेंगे दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कुणाल हत्याकांड को लेकर माहौल गर्मा गया है। इस हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश है। घटना के बाद कई घरों के बाहर हिंदू पलायन है और ये मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने लड़के की हत्या के बाद न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है। वहीं तनाव की स्थिति देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि अपराधी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। लोगों का कहना है कि ये छठवीं मौत है, यानी कि छठवीं हत्या है। उनको हिंदू होने की सजा मिल रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में किसने की कुणाल की हत्या? आखिर क्या है इस कत्ल के पीछे की वजह? मर्डर के बाद हिंदुओं में क्यों है डर का माहौल? क्या हिंदू सीलमपुर से पलायन कर रहे हैं? घरों के बाहर हिंदू पलायन और मकान बिकाऊ के पोस्टर क्यों लगाए गए? आखिर दिल्ली में योगी जी मदद करो की मांग क्यों उठने लगी? यह है दिल्ली का सीलमपुर इलाका, जहां इन दिनों इलाके में रहने वाले हिंदू खौफजदा हैं। वजह है एक 17 साल के लड़के की हत्या। आखिर कुणाल को किसने मारा? परिवार का आरोप है कि इस हत्या के पीछे एक लड़की का हाथ है, वो दबंग लेडी गर्ल, जिसके नाम से लोगों में दहशत फैली हुई है। गैंग वाली लेडी डॉन हमेशा अपने साथ एक गैंग लेकर घूमती है। कुणाल की मां का आरोप है कि उसके बेटे को घेर कर मारा गया। जवान बच्चे, कोई गोली से मारा गया है, कोई चक्कू से मारा गया है, किसी को खरिंजे से मारा गया है। मैं तो 6 मौत देख चुकी हूँ यहाँ पर। इस समय शादी हुई है मेरी, ये छठवीं मौत कर दी है। हम तो रोके रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, बिल्कुल भी। इतनी गरीब है, इतनी तनियाई है, रोटी तक नहीं है इनको। हमारे बच्चों को आए दिन बाहर निकलते हैं, इनको परेशान करते हैं, बहन बेटियों को परेशान करते हैं। इंसाफ, हमारा इंसाफ मिलना चाहिए हमें। हमारा बच्चे 6 खत्म हो इधर। हमारा अनुरोध है, हमें इंसाफ दे। जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, और अगर यही चलता रहा सर, ये दूसरा कश्मीर और दूसरा बांग्लादेश सीलमपुर बन जाएगा। कुणाल के परिवार का आरोप है कि जिक्रा के भाई साहिल ने कुणाल को चाकू घोंप कर मार डाला। जिक्रा ने उसे मारने की धमकी पहले भी दी थी। हालांकि इस हत्या के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीलमपुर के लोगों में दहशत इस कदर है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस केस में जिन लोगों के नाम आए हैं उन्हें पुलिस तलाश कर रही है। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ, उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। FIR इत्यादि सारी चीजें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई मौत हो चुकी है। उन्हें हिंदू होने की सजा मिल रही है। किसी का सिर तो किसी की आंख फोड़ दी गई। जिक्रा का गैंग आए दिन हिंदुओं को धमकी देता रहता है। हिंदू यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इलाके के लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से सुरक्षा की गुहार लगाई है। 2012 से यहाँ पर मर्डर होने शुरू हुए हैं और 2010 में मेरे लड़के के चाकू लगे थे
उसके बाद में अब ये छठा मर्डर है। हम हमारे समाज के, हम हिंदू समाज से हैं, हम हिंदू हैं और बहुत ही प्रताड़ना यहाँ पर झेल रहे हैं हम यहाँ। हाँ, और यहाँ पर जो है इनका मेन टारगेट यही है कि ये यहाँ से अपने घर छोड़ के जाएं, यहाँ से बेच के जाएं। मैंने भी अपना घर बेच दिया, हमारे कम से कम 5-6 घर बिक चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। तो डर पैदा हो गया, तो हम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल कर भेजना चाहते हैं। अब जो रह गया मजबूरी है बेचारों की, तो वो टारगेट जाएंगी सामान लेने, तो लड़कियों के मुंह पे सिरकेट का धुआं छोड़ेंगे, लड़कियों को गाली बकते हैं, बच्चे बोलेंगे तो फिर बच्चों को मारने सदर खड़े हो जाते हैं, किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। हमने कंप्लेन करी, सबका कोई सुनवाई नहीं होती, हमने सब कुछ करा है। पटपड़गंज के विधायक रविंद्र नेगी भी मौके पर पहुंचे और कुणाल हत्याकांड पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सीलमपुर में जिस प्रकार का अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें जड़ से खत्म किया जाएगा। जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाएंगे और बिल्कुल फांसी की सजा दिलाएंगे। जिस तरह के यहाँ के जो स्थानीय, यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक जो ये सह दे रहे हैं और जिस प्रकार का जो कारोबार चल रहा है यहाँ पे, अफीम, गांजा, नशा तस्करी, उस कारोबार की वजह से यहाँ पे हत्याएं हो रही है और इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। हत्या के बाद सीलमपुर में माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ममता त्यागी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता बीजेपी प्रशांत यादव जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। ममता जी, दिल्ली के क्या ऐसे इलाके हैं, दिल्ली में ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर हिंदू पलायन है के नारे लग रहे हैं, या फिर हिंदू डरा हुआ है, योगी जी मदद करो, इस तरह के स्लोगन्स? और सीलमपुर का मामला अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, वो बहुत कंसर्निंग विषय है। वो ये स्थिति क्यों बनी है? आप सभी को नमस्कार। मैं ईस्ट दिल्ली में ही रहती हूँ, पूर्वी दिल्ली, जहां पर दंगे हुए थे, अगर आपको याद हो, जब ट्रम्प आए थे। और इस पूरे एरिया में बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स डेवलप हो चुके हैं जहां से हिंदू पलायन कर रहा है या मजबूरी में से पलायन कराया जा रहा है। वो चाहे वो सुंदर नगरी हो, सीलमपुर हो, किसी भी एरिया में जहां मुस्लिम्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली रोहिंग्या मुस्लिम जो क्राइम्स को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं, वहां पर ये गतिविधि बार बार देखी जा रही है। मौजपुर में भी एक मस्जिद के सामने जो एक पूरी कॉलोनी थी, मतलब 7-8 घर ही बचे थे, बाकी लोग वहां से जा चुके थे, वहां पर भी घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए कि यहाँ ये मकान बिकाऊ है। ये चीजें अब बार बार क्यों आती हैं? अगर मैं देश की डेमोग्राफी चेंजेस पे देखूं तो हिंदुओं का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत कम आ गया है, वो अपने ही बिलो रिप्लेसमेंट वैल्यू चले गए हैं। मतलब अगर आज देश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ है, तो अगली जनरेशन में अगले 40 साल बाद ये जनसंख्या सिर्फ 100 करोड़ रह जाएगी। ये एक कटु सत्य है। और धीरे धीरे हम जो चीजें देख रहे हैं कि एक दूसरा समुदाय लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, लेकिन वो जनसंख्या बढ़ा इसलिए नहीं रहा कि वो खुद चाहता है। कट्टरपंथी मुसलमान या राजनीतिज्ञ एक कट्टरपंथी मुसलमानों का साथ देते हैं, गरीब को गरीब बनाकर रखते हैं और अमीरों को शय देते हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, और उस गरीबी की हालत का वो फायदा उठाते हैं। वहां के फीमेल्स को पूरी तरह से कोई आजादी नहीं दी जाती, ना पढ़ने की, ना लिखने की, ना किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। एक यूज किया जाता है सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए। और वो जनसंख्या जब बढ़ जाती है, वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, डेमोग्राफी चेंज अपने आप में इतना बड़ा चेंज है कि वहां से पूरा का पूरा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल जाता है। और जो लोगों के पास में, हिंदुओं के पास में मुश्किल से 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा एक बेटी, एक भी जॉब करने चला गया तो अकेला बेटा है, तो अब उनके पास बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो उस माहौल में कैसे रहे और उनको पलायन करना। सीलमपुर वाला मैटर आप लोग कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, ये सीलमपुर वाला जो मैटर हुआ, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि किसी भी, अगर सीलमपुर की भी आप डेमोग्राफी देखिएगा, जनसंख्या प्रतिशत देखिएगा, वो लगभग 40% है। वहां पर बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमानों को भी बसाया गया है जो लगातार क्राइम बढ़ा रहे हैं। अगर मैं किसी भी एरिया की जो आप ये देखिएगा, आप किसी भी कॉलोनी में जाइएगा जहां लगभग 100 हिंदू परिवार है, वहां 1-2 मुस्लिम परिवार भी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो पाता।
मैं एक फीमेल और फीमेल होने के नाते मैं इस तरह से ले सकती हूँ। जो गरीब मुसलमान है उसके लिए तो ये लागू होता है कि उसकी फीमेल्स अच्छे से बुर्का पहनेंगी, हेड टू टो कवर करेंगी, लेकिन जो अमीर मुसलमान की फीमेल्स हैं वो क्योंकि गाड़ी में चलेंगी, उनके लिए कोई बंदिश लागू नहीं होती। तो उस जगह पर बेचारे हिंदू फीमेल अपने घरों से निकले कैसे? तो जो माहौल चेंज होता है वो अल्टीमेटली हिंदू पलायन का कारण बनता है, और इसका एक बेसिक रीजन हर जगह मैं ये मानती हूँ कि हिंदू पलायन का सबसे बड़ा रीजन होता है अगर डेमोग्राफिक चेंज। स्पेसिफिकली दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का कंट्रोल तो आपके हाथों में ही रहा ना, चाहे सरकार किसी की भी रही हो पिछले 10-11 सालों में। तो अगर जब डेमोग्राफी, अगर ममता जी अगर डेमोग्राफी बदल रही है या बदल रही थी तो उसका कंट्रोल भी तो आपके हाथ में है। डेमोग्राफी कंट्रोल विवेक जी किसी के हाथ में कैसे हो सकता है? अगर आपने आप रोहिंग्याओं की बात की, आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की, बिल्कुल आपने पॉपुलेशन की बात की, बिल्कुल, तो ये कंट्रोल में नहीं है। ये डेमोग्राफी देखिए, किसी भी जगह का सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो आप कभी गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगे तो क्या टीएफआर हिंदुओं का बिलो रिप्लेसमेंट जानी देगी गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट टीएफआर को कंट्रोल करने लगे, ये कैसे कंट्रोल हो सकता है? ये एक सामाजिक विषय होता है। वहां की जो पुलिस है वो आपको कंट्रोल कर सकती है, क्राइम को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जो बेसिक डेमोग्राफिक चेंज है वो कभी भी सरकार में हाथ नहीं होता। और अगर आपको फर्टिलिटी का रेशियो समझ में आ रहा है जो प्रशांत जी एक्सप्रेशन दे रहे हैं, गौर से समझिएगा। आपको शायद फर्टिलिटी की चीजें नहीं पता है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। फर्टिलिटी होता है कोई भी फीमेल अपनी लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा करती है, उसको फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। और किसी भी जनसंख्या को स्टेबलाइज करने के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा होना चाहिए। और 2022 से हिंदुओं का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 आ गया है, मतलब वो बिना रिप्लेसमेंट ये आप कह रहे हैं फर्टिलिटी रेट है, ये लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। मैं बताती हूँ फर्टिलिटी रेट। अभी मैंने जो आपसे कहा ना, ये चीजें समझनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि 100 परिवारों का एक बस्ती है, मुस्लिम बस्ती, और वहां पर अगर सिर्फ 5 हिंदू परिवार बचे हैं, वहां पे 100 परिवार मुस्लिम रहे, एक परिवार हिंदू रहे, राज तो कानून का ही होगा। कानून का राज आप हर एक परिवार के लिए क्या एक पुलिस फोर्स दे देंगे? विवेक जी बताइए जरूर गौर से, क्या कानून का डेटरेंस क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कानून का डेटरेंस क्यों नहीं होना चाहिए? कानून के लिए हमारे पास में इतनी बड़ी पुलिस में संख्या नहीं होती कि उन आप मेरी बात संख्या बल से ले रहे हैं। मैं कानून के खौफ की बात कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश से ज्यादा मुसलमान तो दिल्ली में रहते नहीं है, फिर यूपी पीसफुल है ना। फिर भी अगर हम इन मामलों को, इन हालातों को देखें, आपने खुद कहा कि जब ट्रंप साहब आए थे दिल्ली इंडिया के दौरे पर, तब वहां पर आपके इलाके में रॉयट्स हुए थे, और उस वक्त मैं खुद ग्राउंड जीरो पर था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। और उस समय जो माहौल दिल्ली में दंगों का आरोपी कौन है? कोर्ट ने तो तय कर दिया, कोर्ट ने। प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं, प्रशांत यादव जी। दिल्ली में विवेक जी दंगों का आरोपी कौन था? जो कानून मंत्री दिल्ली का बना बैठा है, कपिल मिश्रा। कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा। अब ममता जी को यह समझना चाहिए, यहाँ कोई मेडिकल सेशन नहीं चल रहा है। मैडम आप डॉक्टर हैं, मुझे नहीं पता, शायद आप मेडिकल वाली डॉक्टर हैं, आप पीएचडी वाली हैं, जो भी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इसीलिए आपको सारी चीजें तो मैम यहाँ पर मेडिकल सेशन नहीं चल रहा है। इट इज कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर, जिसमें आप खुद कह रही हैं कि पुलिस कंट्रोल कर सकती है। आप अपनी बात को ही बदल रहे हैं, आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और विवेक जी कह रहे हैं आपसे कि 10 साल से, यानी कि आपको 11वां साल चल रहा है केंद्र में, भाजपा है जिसके अंदर दिल्ली की पुलिस है, और ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। आपके योगी जी भी दिल्ली चुनाव में आकर के कह के गए थे, आदित्यनाथ योगी जी भी आकर के कह के गए थे कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। मैं आपको एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखाता हूं। पिछले 10 साल में दिल्ली में एनसीआरबी की आप रिपोर्ट पढ़िए, 2022 में अकेले 509 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं मैडम, और इतने ही 2021 में, और 2020 में जो है 472 में गवर्नमेंट पर भी आ रहा हूँ मैं। एनसीआर ममता जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। 2013 से 22 के बीच एनसीआरबी का डेटा है, पिछले 10 सालों में दिल्ली देश के सभी महानगरों में सबसे अधिक अपराध दर वाला शहर बना है। और आपको एक और बात बता देता हूं, आपने बनाया है, एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं मैं, और मैंने बनाया तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? मैंने बनाया तो पुलिस क्या कर रही थी? स्कूल में एडमिशन कौन करा रहा है? उनको लाके दिल्ली में किसने बसाया?
किसकी है केंद्रीय सरकार? कौन लॉ एंड ऑर्डर? किसकी होम मिनिस्ट्री? आप क्या बात करती है मैडम? आपको तो समझ ही नहीं आता। आप डिबेट से बाहर निकल जाते हैं। आप मेडिकल का सेशन बता रहे हैं, डाले, आधार कार्ड बना डाले, राशन का, ये तमाम एजेंसी वोट्स की एंट्री कर डाली। तमाम एजेंसी किसकी हैं? ये क्या नकारे ऑफिसर्स बैठे हैं? आपके हिसाब से जो ऑफिसर अपॉइंट किए आपने, IAS, IPS, ये सब बेकार है, ये सब निकम्मे हैं क्या? तो इनको भगा दीजिए कान पकड़ करके, अगर इनको नहीं पता चलता है कि कहां से कौन सा फर्जी है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको भी बाहर का रास्ता अरे दिखाया आप जनता क्या ने, कह रही आप ही हैं? की आप करने की वजह राजनीति पर से। जाइए, आप बहुत अपनी ही चीजों संगीन को मुद्दा सोचिएगा है। जरूर। और आप राजनीति पर जाएंगे, आप जवाब नहीं इंडियन देंगे कि कौन एक्सप्रेस रेखा जी, में कैसे ये रेखा डाटा जी? छप चुका है कि लगातार रेखा यहाँ जी पर के पुलिस है स्ट्रीट क्या? क्राइम में कमी आई है। रेखा जी के हाथ में पुलिस है क्या? दिल्ली सीएम के हाथ में पुलिस है क्या? रविंदर नेगी, अभी आपका विधायक इस रिपोर्ट में भी विवेक जी दिखा रहे थे, रविंदर नेगी लक्ष्मी नगर का विधायक है, सीलमपुर में जाके क्या कर रहा है? क्या वो दंगे फैलाने नहीं जा रहा है? देश में किसी जगह जाने से मनाही करेंगे? आप हमें बताएंगे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं? सुन लीजिए, आप सुन हमें लीजिए, बताएंगे, सुन आप लीजिए, हमें बताएंगे। बीच का भी डेटा आया जिसमें प्रशांत यादव जी की सियानी बिल्ली चाहे खंबा वो नोचे वाला मुख्यमंत्री कार्य हो, क्यों चाहे कर रही नरेंद्र है? मोदी जी हो, चाहे लॉजिक पर आ जाइए, पॉइंट पर आ जाइए सुन लीजिए। और ये बात आप समझिए, राजनीतिक किसी भी मुद्दा बनाने समाज से में पहले सोशली आपको ये जवाब देना चाहिए कि कानून का, आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? बहुत बदलाव आते हैं। अरे बोले जाइए, समाज को इससे क्या समझना होगा। आप विपक्ष में हो तो तब चीखते हो, सत्ता में हो तो जो आप जवाब दे नहीं बनते हो। 10 साल से पुलिस की है। प्रशांत जी, आप ही का ये हाथ अरे देखते पुलिस समझ किसकी में आएगा कि है? आप लोग बोलने मैं का आपसे मौका नहीं पूछ देते, रहा तो हूँ सबसे मैडम, अच्छा दिल्ली तरीका है में कि लॉ आप एंड अपनी ऑर्डर बात किसके रख दो। हाथ में है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? क्या आम आदमी पार्टी के हाथ में है? क्या कांग्रेस के हाथ में है? 10 साल से लगातार किसके हाथ में? किसने हाँ, तो बसाया? रोहिंग्याओं के बच्चों के स्कूल में एडमिशन कौन करा रहा है? उनको बताया किसने? रोहिंग्या अरे यहाँ ऑर्डर आते चेंज थे, करके आ आके कैसे गए? ये तो उनके आधार भाजपाइयों कार्ड को बनाते थे, शर्म आनी वोटर बनाते चाहिए। थे। नरेंद्र मोदी एक-एक और घर अमित पे शाह 50-50 को 100 चाहिए वोटर्स की शर्म से। एंट्री कराई ये आपने, तुमसे प्रशांत देश की यादव जी। सीमाएं नहीं संभाली अब जाती मैंने हैं। कहा, फिर ये से तो कह रही हूँ आप कि ही सियानी लोगों बिल्ली को क्यों नकारा खंबा समझते नोचे वाला नहीं कार्य हैं। कर रहे हैं? शांत मैडम, बैठ जाइए। आप अपने एक-एक प्रशांत जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप अपने होम मिनिस्टर क्या दिल्ली में पॉलिटिकल फायदे के लिए इनको डेमोग्राफी बताया बदला गया? किसने? इस सवाल का जवाब जल्दी दे दीजिए, फिर हरनाम जी क्या काफी देर बात से वेट करते कर हैं? रहे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आप तो प्रशांत जी, मेडिकल सेक्शन में चली गई। उनका सवाल यह है, मैं संक्षेप में रख देता हूं, पॉलिटिकल फायदे के लिए दिल्ली में डेमोग्राफी बदली गई, तो जिम्मेदार कौन? श्रीमान जी, दिल्ली में पुलिस किसकी है? पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम क्या? बोल हर लड्डू परिवार के बनाना है? ऊपर पुलिस पुलिस का काम कैसे दे जलेबी देंगे? बनाना है कितना क्या? पुलिस अपॉइंट करेंगे आप? दिल्ली नहीं तो कितना डेंसली पॉपुलेटेड ये शहर क्या है कि जवाब आप हो गया नहीं आपका? जानते? ये क्या, ये जवाब हो गया? आप क्यों लॉ नहीं एंड हुआ? ऑर्डर ठीक है। फेल्योर की हरनाम जी कुछ कह रहे हैं, जिम्मेदारी हरनाम जी ये बात लीजिए। आ आप लॉ रहा एंड है। ऑर्डर हरनाम जी, फेल्योर की कौन जिम्मेदारी जिम्मेदार इसके लीजिए। लिए? रोहिंग्याओं को बताया भाजपाइयों ने, उनको कौन नागरिकता दे रहा है? उनके बच्चों का दोनों क्या बोल रहे थे जी। लेकिन एक बात समझ में आई, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो हैं वो पूरे इस प्रकरण में इस तरीके की बात कर रही है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा कर लूटा। हम आज की डिस्कशन कर रहे हैं, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। सीलमपुर में ये छठी वारदात है जिसमें बच्चों के मर्डर कर दिए जा रहे हैं। दिल्ली के आए दिन डकैती, फिरौती, वसूली के गैंग पूरी तरह से हाइपर हो चुके हैं। दिल्ली में अंदर से डॉन माफिया जो है तिहाड़ जेल से लोगों से रैंसम मांग रहे हैं, लोगों की किडनैपिंग कर रहे हैं। दिल्ली में एनसीआरबी का डाटा है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और ऐसा लग रहा है ममता जी की बात सुनकर जैसे दिल्ली में पिछले 10-11 साल से होम मिनिस्टर शायद है कि नहीं है, प्रधानमंत्री है कि नहीं है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कहीं गायब तो नहीं हो गए हैं। मतलब उनकी बात सुनकर वैसी है, तो मुझे लगता है बेचारी वो बात तो सच्चाई कह रही है, क्योंकि एक महिला है, वो समझ रही है कि दिल्ली में कितना क्राइम है। और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अमित शाह जी पर बिल्कुल उंगली उठाई है कि अमित शाह जी आप ढंग से काम करिए, आप ये राजनीति करना बंद करिए। आपका काम है गृह मंत्रालय चलाना, जो कि वो ठीक से नहीं चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, मैडम मेरी सुन लीजिए, मैं एक एक करके हरनाम जी स्क्रीन पे प्लीज फुल से मेरे साथ। हरनाम जी बीच में नहीं बोला किसी जी, ठीक है, एक 10 मिनट आपने सुना था, मैं आप मेरी सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से बात मिला रहा हूं कि पिछली 10-12 साल से दिल्ली में जो रोहिंग्या आए हैं वो बीएसएफ किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। अगर बांग्लादेश से कोई रोहिंग्या मुसलमान आ रहा है या कोई भी और लोग आ रहे हैं बाहर से, अराजक तत्व आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अमित शाह जी फेलियर हो गए हैं। उनके पास तो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी और दिल्ली में दिल्ली पुलिस भी अमित शाह जी के पास है। तो आप बिल्कुल वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली का गृह मंत्री जो है, दिल्ली की जिसकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, वो बिल्कुल निकम्मा नकारा है। और उसी की वजह से दिल्ली आज जो देश की राजधानी है, जिससे पूरी दिल्ली शर्मसार है कि दिल्ली के अंदर इतना भयानक पुलिस का जो भौकाल है। मैडम सुन तो लीजिए, पहले मेरे सवाल सुनिए। पुलिस का भौकाल जो है ना,
वो बिल्कुल आप लोगों ने खत्म कर दिया है। इस तरीके से गुंडागर्दी और नहीं, को लेकिन शह दी गई है, इस तरीके हरनाम से भाई, कानून व्यवस्था चरमरा गई है कि आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। केवल हर चीज को नहीं, आप उत्तर प्रदेश में एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। हिंदुस्तान, हरनाम पाकिस्तान, जी, रोहिंग्या मुसलमान, हर चीज को इसी पर ठीक लेके बात, जाएंगे क्या? ठीक बात है। अगर अपराध के ऊपर उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य स्टेट में कार्रवाई होती है तो आप लोग आरोप लगाते हैं ना कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। आज की तारीख में अगर दिल्ली में इस तरह की कोई कार्रवाई शुरू होती है तो फिर आप लोग ये मैटर नहीं एस्केलेट करेंगे? देखिए विवेक भाई, ऐसा है, क्या अपराध कांग्रेस को अपराध पार्टी के का- नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए? अपराध में फिर हिंदू मुसलमान क्यों होता है? देखिए कांग्रेस पार्टी का हमेशा से नजरिया है कि कानूनन रूप से जो भी व्यक्ति निर्दोष है उसको कानूनन उसकी रक्षा होनी चाहिए, और जो व्यक्ति उसमें कल्प्रिट है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये नहीं कि पिक एंड चूज हो। आप जब हम बात करते हैं किसी बुलडोजर चलाने की, तो बुलडोजर चला रहे हैं आप, जिन मुसलमान लोगों ने अगर कुछ क्राइम किया उनके यहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, जो कि गैर संगत है, न्याय संगत नहीं है, गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। फिर भी अगर आप चला रहे हैं, योगी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर जो दूसरे और धर्म के समुदाय के लोग हैं, अगर वो कोई किसी ऐसी लिप्त पाए जाते तो उनके यहाँ भी बुलडोजर चलने चाहिए थे, पहली बात। दूसरी बात, गैर भाजपाई राज्यों में बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ है? सर मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, पहली बात तो जहां बुलडोजर बात हो रही है वो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा गैर कानूनी है। और इस गैर कानूनी काम में कोई धर्म का चश्मा लगाकर, कोई जाति का चश्मा लगाकर, किसी पार्टी का चश्मा लगाकर नहीं देखना चाहिए। जो अपराधी है, अपराधी को उसके बिल्कुल किए अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सजा मिलनी चाहिए। अब इसी सीलमपुर के अंदर में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर है, और यहां पर दिल्ली में दंगा जैसी स्थिति भी हो जाती है पिछले 2020 में, और अब इस तरीके से वहां पे छठा सातवां ये मर्डर भी हो रहा है। तो आए दिन दिल्ली में जो पुलिस का भौकाल है वो तो खत्म हो गया है। जिम्मेदार है? तो दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। किसी वहां के लोग ये कह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म के ही लोग मारे जा रहे हैं या उन्हीं के लोगों के बीच के लोगों की हत्या कर दी जा रही है, तो इसको लेकर भी तो कोई कुछ बोलेगा? हाँ, तो अगर ऐसा हो रहा तो और गंभीर बात है कि जो पार्टी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और सो कॉल्ड हिंदुओं की ठेकेदार बनती है, वो उस पार्टी के राज में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। उस पार्टी के राज में ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है ममता जी, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका प्रशांत जी आपके पास आ रहा है, गृह मंत्री ममता त्यागी जी जरा गौर से सुनिएगा। ये हम पर जो तुष्टिकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं, शाहबानो के केस का क्या भूल गए हैं क्या? इन्हें अच्छा लगा था कि किसी भी, सुनिए, मुस्लिम तुष्टिकरण आप लोगों का बेसिक राजनीति, किसी भी राजनीति को रोटियां सेकने का आप लोगों का माध्यम है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। आप लोग सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, हिंदू तो आपके लिए मायने ही नहीं रखता। हम किसी के लिए सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हरनाम जी गौर से सुन लीजिए, आप ही लोग वो लोग हैं जिनके लिए हिंदू सेकंड क्लास नागरिक है भारत का, वो मायने नहीं रखता है। हमारे लिए सब बराबर है, हम सबको साथ लेके चलते हैं, इसीलिए सबके लिए सवाल है मेरा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदू ही हैं आपके हिसाब से, भाजपाइयों के हिसाब से? उनको एक 2% का टुच्चा गुंडा भाजपाई गोली मार दूंगा, ये अभी करणी सेना का प्रशांत यादव जी, सुन लीजिए, आप हिंदू की परिभाषा भी सुन लीजिए और सुन लीजिए। कासगंज उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे आप, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, विवेक जी भी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। कासगंज में अभी भाजपा का युवा नेता, उसने अपने 8 युवाओं के साथ, अपने 8 युवा साथियों के साथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो हिंदुओं को रेप किया, समूल नाश पे उतारू है। आपकी राजनीतिक प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र को बनाना चाहिए। एक एक करके सर, एक एक करके नहीं समझ आ रहा, एक हफ्ते तक, एक एक करके ममता जी की बात पूरी हो जाए, फिर प्रशांत जी आ रहा हूँ आपके एक पास। हफ्ते तक रेप हुआ, मैं योगी पर ही आ रहा हूँ। आप जिस योगी मॉडल की, विवेक जी आप भी बात कर रहे थे, जहां जहां भाजपाइयों की सरकारें हैं वहां कानून व्यवस्था खत्म हो पड़ी है। आगरा के एडिशनल कमिश्नर का वीडियो सुन लीजिए 4 दिन पुराना। आप बताइए मुझे, करणी सेना के अध्यक्ष का मर्डर हुआ था राजस्थान में, 4 लोग नहीं दिखे थे, इनके 4 लोग, ये हजारों लोग हाथ में तलवारें लेकर के वहां जाते हैं, इनके हजारों लोग जो राणा संघा की आड़ में पहुंच जाते हैं वहां, ये क्या कर रहे थे? एडिशनल कमिश्नर ऑफ
वहाँ के जो विवेक जी, आप मुझे बात जवाब आगरा देने का एक बार कमिश्नरेट के ठीक है, एडिशनल ठीक है। कमिश्नर ऑफ मैं एक बार पुलिस, ममता जी वो की कह रहे ममता थे जी कि लॉ एंड ममता जी की ऑर्डर बात पूरी हो जाए, तो चाहे फिर मैं योगी आ रहा हूँ हो, आपसे बात करने के लिए। मध्य प्रशांत जी, एक प्रदेश बार हो, उनकी बात पूरी हो राजस्थान हो, जाए। हरियाणा हो, मैं दिल्ली यूपी हो, पे भी बात कर रहा जहाँ हूँ, जहाँ मैं उत्तर भाजपा प्रदेश पे युवा पार्टिकुलरली सब आपसे बात कर लूंगा, मुझे कोई कानून दिक्कत पूरी नहीं है। लेकिन तरीके से विफल ममता जी हो का चुका है। ममता जी का एक बार मणिपुर उन्होंने जला दिया, ममता जी तो का कुछ बयान एक नहीं बार हो पूरा हो सकता। जाए, वो ममता जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आ रहा हूँ। ममता जी मेडिकल सेशन में विवेक चली जी, जाएंगी। विवेक जी, इनको कहिए अपनी भाषा की थोड़ी सी मर्यादा भी रखें, है ना। दूसरी बात आगे चलाती हूँ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के को दो पहलू हैं। इन्होंने खुद शुरुआत की हर अपनी राजनीति की एक ही। अब देखिए प्रशांत, विवेक जी फिर शुरू हो गए, इनसे कहिए प्रशांत जी, एक बार मैं पूछिए। चलिए मैं इन सारे आरोप प्रत्यारोप को विराम देता हूं। ममता जी, मुझे एक बात बता दीजिए, सीलमपुर के लोगों को क्या सोल्यूशन मिलेगा? एक सेकंड सर, दिल्ली के लोगों को क्या सोल्यूशन मिलेगा? लोग ये जवाब सुनना चाह रहे हैं। ममता जी, देखिए, मैं अगर ये पूरी अभी तक जो मर्डर हुए इनको लगातार देखो, इससे पहले एक और मर्डर बता दूं, अभी 4 दिन पहले भी वो मर्डर हुआ है, वो गोकुलपुरी इलाके के आसपास ही हुआ है। वो भी उसमें एक हिंदू लड़के को फिर से टारगेट किया गया एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा, और उसकी भी हत्या की गई। और सुंदर नगरी में भी लगातार हिंदुओं का पलायन चल रहा है, क्योंकि सोल्यूशन वहां मैम, पर जो सोल्यूशन हिंदू। अब सॉल्यूशन बताती हूँ, उसी पे आती हूँ। अब इन सारे एरियाज में पुलिस फोर्स लगातार बढ़ा दी जाएगी, जिससे जो बचे हुए हिंदू परिवार हैं उन्हें सिक्योरिटी मिल सके। क्यों? पुलिस फोर्स का नंबर उस जगह बढ़ाना पड़ेगा, वरना वो हिंदुओं को उस जगह रुकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी तक इस तरह परमानेंट फोकस नहीं सोल्यूशन तो किया नहीं जा रहा है। था कि स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाए। नहीं, स्पेशल परमानेंट प्रोटेक्शन सोल्यूशन तो अब नहीं है, उनको दी फिर जानी जरूरी। परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ममता जी। विवेक जी देखिए, मैंने, हालांकि आप सब लोग थोड़ा उस चीज से एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, या कहूंगी कि शायद उस चीज को समझना नहीं चाह रहे, लेकिन बेसिक जो डेमोग्राफिक चेंज है, अगर आप छोटा सा इसका एग्जांपल ले लें, धारा 370 हटने के बावजूद भी, वहां पर सारी चीजें ठीक होने के बावजूद भी हिंदू वहां जाकर बस नहीं पाए। जो डेमोग्राफिक चेंज होता है विवेक जी, किसी भी एरिया में जो चेंज हो जाता है वो रातों रात बदला नहीं जा सकता, उसको ठीक है धीरे प्रशांत धीरे जी, समय जल्दी लगता से है। प्रशांत जी क्लोजिंग रिमार्क, और हरनाम जी क्लोजिंग रिमार्क। विवेक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। अगर ये कहते हैं हिंदू पलायन कर रहे हैं, तो भाजपाइयों को डूब के मरने वाली शर्म वाली बात हो जाती है। अरे तुम्हारे हमारे विधायक चले तो गए, तब आप कह रहे हैं यहाँ क्यों चले गए? सीमा को उल्लंघन करके सीमा पाकिस्तान से चली आती है, कहीं से भी कोई भी घुस के चला आता है। हरनाम जी क्या कहेंगे आप? फील हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? अरे रिजाइन कर दीजिए, आपको सत्ता चलाना नहीं आती तो। हिंदू है, नरेंद्र मोदी हिंदू है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अरोड़ा हिंदू है, और अगर फिर उसके बाद भी अगर हिंदुओं के साथ इस तरीके से दुराचार, अत्याचार, अनाचार हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी खामियां कमी है। पुलिस का भौकाल खत्म है, पुलिस का टेरर खत्म है, और पुलिस को इस पर चाक चौबंद होना चाहिए। पुलिस को समय पर पुलिस अगर टेरर बनाती उम्मीद करते हैं कि है तो सीलमपुर के लोगों है। को जल्द ही डर और भय से मुक्ति मिलेगी, और एक परमानेंट सोल्यूशन उनके लिए निकलकर सामने आएगा। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।